हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे रीट लेवल 1 व रीट लेवल 2 के लिए शिक्षण विद्या व शिक्षण शास्त्र। ठीक है दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों द्विभाषा विधि। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। द्विभाषा विधि कौन सी विधि है दोस्तों? द्विभाषा विधि। नाम से स्पष्ट हो रहा है दो भाषाएं, यानी दो भाषाओं की बात इसमें की जा रही है, जिसे परोक्ष विधि भी कहा जाता है। द्विभाषा जो विधि है इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? परोक्ष विधि। कौन सी विधि? परोक्ष विधि। ठीक है दोस्तों, जिसके जनक है सीसी जे डोडसन। कौन? सीसी जे डोडसन इसके प्रवर्तक है। किस विधि के? जो द्विभाषा विधि है उसके प्रवर्तक कौन है? सीसी जे डोडसन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। जो परोक्ष विधि या द्विभाषा विधि है दोस्तों, इसमें मातृभाषा के साथ साथ नवीन भाषा को भी सिखाया जाता है। ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो परोक्ष या द्विभाषा विधि है इसमें मातृभाषा के साथ नवीन भाषा को भी सिखाया जाता है, जबकि जो प्रत्यक्ष विधि अपन ने पढ़ी थी उसमें सिर्फ नवीन भाषा को ही सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे परोक्ष विधि भी कहा जाता है। चाणक्य पूछे तो सीसी जो डोडसन, जब शिक्षण के क्षेत्र में एक साथ दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तो इसे द्विभाषा विधि कहा जाता है। क्या दोस्तों? जब शिक्षण के क्षेत्र में एक साथ दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तो इसे द्विभाषा विधि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस विधि में अध्यापक श्याम पट पर मातृभाषा का एक वाक्य लिख देता है। क्या दोस्तों? जो द्विभाषा विधि है दोस्तों, इसमें अध्यापक क्या करता है? श्याम पट पर मातृभाषा यानी हिंदी भाषा में एक वाक्य लिख देता है। फिर दोस्तों उस वाक्य का अनुवाद नवीन भाषा यानी अंग्रेजी में कर देते हैं, किंतु पूरे वाक्य का अनुवाद न करके केवल उसी शब्द का अनुवाद किया जाता है जिसे नवीन भाषा में विधियों को सिखाना होता है। क्या दोस्तों? कि इसमें उसका अनुवाद नवीन भाषा में कर देते हैं, किंतु पूरे वाक्य का अनुवाद न करके केवल उसी शब्द का अनुवाद किया जाता है जिसे नवीन भाषा में सिखाना होता है, यानी अंग्रेजी भाषा में सिखाना होता है। जैसे अपन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्या दोस्तों, कि सबसे पहले तो अध्यापक क्या करता है? श्याम पट पर एक मातृभाषा में वाक्य लिख देता है। ठीक है दोस्तों, यह एक आम है। यह श्याम पट पर उसने वाक्य लिख दिया। किसने? अध्यापक ने। ठीक है, अब क्या करता है कि इसी वाक्य का अनुवाद नवीन भाषा में करता है। ठीक है दोस्तों, नवीन भाषा का मतलब अंग्रेजी, और अनुवाद भी किस शब्द का करता है? जिस शब्द को नवीन भाषा में सिखाना होता है। जैसे अपन को आम शब्द का अंग्रेजी सिखाना है तो सिर्फ आम का ही अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा, न कि पूरे वाक्य का। जैसे यह एक आम है तो देखो यह एक, ये तो मातृभाषा के हो गए, लेकिन अनुवाद किसका किया? आम का, क्योंकि हमें क्या सिखाना था? आम शब्द की अंग्रेजी। ठीक है, तो इसे नवीन भाषा में लिख दिया, मैंगो है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि द्विभाषा में क्या किया जाता है? एक मातृभाषा में वाक्य लिख दिया जाता है, उस वाक्य का नवीन भाषा में अनुवाद किया जाता है। अनुवाद उसी शब्द का किया जाएगा जिसको अपन को सिखाना होता है। जैसे आम को सिखाना है तो इसका अनुवाद नवीन भाषा में किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार बालक मातृभाषा के साथ नवीन भाषा भी सीख जाता है। बालक क्या करता है? मातृभाषा यानी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा भी सीख जाता है, इसलिए द्विभाषा विधि कहा जाता है। और हिंदी भाषा जो राज्य है उनमें हिंदी भाषा सिखाने के लिए सर्वाधिक इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो हिंदी भाषा जो राज्य है उनमें हिंदी भाषा सिखाने के लिए द्विभाषा विधि का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषी जो राज्य है उनकी संख्या 10 है। ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? 10। ठीक है दोस्तों, फिर जो नेक्स्ट विधि है दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि एग्जाम में अधिकतर इस विधि से एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बहुत सी बार इससे पूछ रखा है। कौन सी विधि? व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो ये विधि होती है
इसके जो जनक है वो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है। कौन दोस्तों? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। और ये विधि अध्यापक केंद्रित व अमनोवैज्ञानिक होती है। इससे संबंधित और कुछ बात है जो अपन आगे गुण व दोषों में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि जो व्याकरण अनुवाद विधि है दोस्तों, इसके जनक पूछते हैं बहुत सी बार कौन है? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर व्याकरण अनुवाद विधि के जनक है। इस विधि से शब्द भंडार में वृद्धि होती है। क्या दोस्तों? व्याकरण अनुवाद विधि से शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इस विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किस विधि को भंडारकर विधि कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि कहा जाता है। इसके जनक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है। ठीक है, यह अत्यंत प्राचीन विधि है थी, किंतु लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835 के बाद इस विधि का नवीनीकरण कर दिया गया। क्या दोस्तों? जो व्याकरण अनुवाद विधि है वो अत्यंत प्राचीन विधि थी, किंतु लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी 1835, उसके बाद इस विधि का क्या कर दिया गया? नवीनीकरण कर दिया गया था। ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि की उत्पत्ति प्राचीन काल में यूरोप में हुई थी। कहाँ से? यूरोप में। यानी जो व्याकरण अनुवाद विधि है दोस्तों, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो यूरोप से हुई है। यानी व्याकरण अनुवाद विधि की उत्पत्ति यूरोप से हुई है। फिर है दोस्तों, भारत में इस विधि का नवीनीकरण डॉक्टर रामकृष्ण भंडारकर द्वारा किया गया। ध्यान रखना, भारत में जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसका नवीनीकरण किसने किया? डॉक्टर रामकृष्ण भंडारकर ने किया था। अतः इस विधि को भंडारकर विधि कहा जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ रखा है बहुत सी बार कि किस विधि को भंडारकर विधि कहा जाता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि को। व्याकरण अनुवाद विधि का जनक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, व्याकरण जो अनुवाद विधि है इसके जनक पूछे तो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ठीक है, भंडारकर ने अपनी पुस्तक मार्गोपदेशिका व संस्कृत मदिरांत में इस विधि का व्यापक विवरण दिया है। किसने? भंडारकर ने अपनी पुस्तक मार्गोपदेशिका संस्कृत मदिरांत में इसका विधि का व्यापक विवरण दिया है। इस विधि में सबसे पहले विद्यार्थियों को नवीन भाषा यानी कि भाषा टू अंग्रेजी के व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसमें सबसे पहले नवीन भाषा का जो व्याकरण है उसका ज्ञान दिया जाता है। यानी जो अंग्रेजी भाषा है भाषा टू, उसके व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें तो दोस्तों यानी कि नवीन भाषा को सिखाया जाता है, उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो व्याकरण अनुवाद विधि है इसमें नवीन भाषा के व्याकरण को सिखाया जाता है। ध्यान रखना, यही अंतर है प्रत्यक्ष विधि में इसमें कि प्रत्यक्ष विधि में तो नवीन भाषा को सिखाया जाता है, अशुद्धियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, यानी व्याकरण नहीं सिखाई जाती, उसमें सिर्फ भाषा को बोलना पढ़ना सिखाया जाता है, सुनना और पढ़ना सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बालक लिखना ये पढ़ना सीखता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो ये विधि है व्याकरण अनुवाद विधि, इस विधि में विद्यार्थियों को नवीन भाषा यानी अंग्रेजी भाषा टू अंग्रेजी के व्याकरण का ज्ञान दिया जाता। वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस विधि में बालकों को नवीन भाषा के व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि। जब विद्यार्थी व्याकरण का ज्ञान उत्पन्न कर लेते हैं तो उनके समक्ष मातृभाषा का एक वाक्य प्रस्तुत किया जाता है। क्या दोस्तों? जब बालकों को नवीन भाषा के व्याकरण का ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद में उनको मातृभाषा का एक वाक्य प्रस्तुत किया जाता है, जिसका अनुवाद पुनः नवीन भाषा में उनको करना होता है। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों कि जब बालक नवीन भाषा यानी अंग्रेजी के व्याकरण का ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में उसके समक्ष यानी मातृभाषा का एक वाक्य यानी हिंदी भाषा का एक वाक्य प्रस्तुत किया जाता है। फिर उसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी यानी नवीन भाषा में परिवर्तित करना होता है। जैसे बालक ने अंग्रेजी का व्याकरण सीख लिया यानी ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद में क्या किया जाएगा? उसके समक्ष हिंदी भाषा का ये वाक्य प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद में इसी हिंदी वाक्य को नवीन भाषा में परिवर्तित करना होगा। जैसे राम स्कूल जाता है तो उसको नवीन भाषा में चेंज करना होगा। ठीक है,
तो राम गो टू स्कूल, ये है व्याकरण अनुवाद विधि। क्या किया जाता है, बालक को पहले नवीन भाषा का ज्ञान दिया जाता है। जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके समक्ष एक हिंदी भाषा का वाक्य रखा जाता है। उस हिंदी भाषा के वाक्य को नवीन भाषा में बदलना होता है, यानी अंग्रेजी भाषा में बदलना होता है। ठीक है, इस विधि के दो तत्व होते हैं। जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसके दो तत्व होते हैं, पहला व्याकरण, दूसरा अनुवाद। ठीक है दोस्तों, जब बालक मातृभाषा से नवीन भाषा में अनुवाद करना सीख जाता है तो उसे नवीन भाषा से मातृभाषा में अनुवाद करना सिखाया जाता है। देखो अब उसका उल्टा है, जब बालक क्या करता है, मातृभाषा से नवीन भाषा में अनुवाद करना सीख जाता है तो उसके बाद में बालक को नवीन भाषा से मातृभाषा में अनुवाद करना सिखाया जाता। पहले क्या किया, मातृभाषा के जो वाक्य था, हिंदी भाषा का वाक्य, उसको अंग्रेजी में बदला। वो सीखने के बाद में बालक को नवीन भाषा का वाक्य दिया गया, उसको मातृभाषा में बदलना है। तो देखो सीता इज डांसिंग, ये वाक्य नवीन भाषा का है, अब इसको मातृभाषा में चेंज करना होता है। ठीक है, तो सीता नाच रही है। ठीक है, जिस प्रकार इस विधि में विद्यार्थियों को पहले भाषा 1 से भाषा 2 में अनुवाद करना सिखाया जाता है, इस विधि में व्याकरण संबंधी अशुद्धियों पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। ध्यान रखना, व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण संबंधी अशुद्धियों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अतः विद्यार्थियों को नवीन भाषा के साथ साथ व्याकरण का भी इसमें ज्ञान हो जाता है। ठीक है, भाषा 1 से भाषा 2 यानी कि हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना, अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करना सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसमें सरलता से अनुवाद करने की कला का विकास हो जाता है, किसमें, विद्यार्थी में। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि के गुण। ठीक है दोस्तों, कि इस विधि के कौन कौन से गुण हैं। यह दोस्तों उच्च स्तर पर उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी छोटे बच्चों को नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो जो यह विधि है व्याकरण अनुवाद विधि, यह उच्च स्तर पर उपयोगी है। व्याकरण का शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि से व्याकरण का शुद्ध ज्ञान हो जाता है, अर्थात व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। ठीक है, इससे व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। विद्यार्थियों में अनुवाद करने की कला का विकास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर है मातृभाषा के आधार पर नवीन भाषा को सीखने की कठिनाई नहीं होती है। ध्यान रखना, मातृभाषा के आधार पर दोस्तों नवीन भाषा को सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अध्यापक इस विधि में शिक्षण करने में रुचि लेते हैं। क्या दोस्तों, इस विधि में अध्यापक शिक्षण करने में रुचि लेते हैं। विद्यार्थी नवीन भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना सीख जाता है, छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा सीखने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का, जो व्याकरण अनुवाद विधि है उस विधि का। ठीक है दोस्तों, अब जो विधि है दोस्तों इसके दोष कौन कौन से वो अपन पढ़ेंगे। दोस्तों जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसका जो पहला दोष है कि यह अध्यापक केंद्रित होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यह अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर यह अनुपयोगी है। ये जो विधि होती है ये क्या होती है, प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी होती है, यानी छोटे बच्चों के काम ये विधि नहीं आती है। विद्यार्थियों को बहुत अधिक अभ्यास करना होता है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी को सरलता से नहीं सीखा जा सकता, इसलिए अधिक अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर ये विद्यार्थी इस विधि से नवीन भाषा को लिखना और पढ़ना तो सीख जाते हैं किंतु बोलना कभी नहीं सीख पाते हैं। ध्यान रखना, इस विधि से बालक के बोलना नहीं सीख पाते, क्या कर पाते हैं, लिखना और पढ़ना ही सीख पाते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों द्वितीय भाषा नवीन भाषा अंग्रेजी। ठीक है, यानी सेकंड भाषा बोलते हैं जिसे, और मातृभाषा हिंदी जिसे फर्स्ट भाषा बोलते हैं। ध्यान रखना, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुपयोगी विधि है दोस्तों। ठीक है, जो
व्याकरण अनुवाद विधि है यह कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुपयोगी है। इस विधि में छात्रों का मनोबल कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजी को सीखना आसान नहीं होता है, इसलिए इस विधि से छात्रों का क्या होता है, मनोबल कम हो जाता है। वर्तमान में इस विधि का प्रवाह समाप्त हो गया है और इस विधि की जगह वर्तमान में प्रत्यक्ष विधि ने ले लिया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, व्याकरण अनुवाद विधि का प्रभाव इस टाइम खत्म हो गया है। इस विधि का जो स्थान किसने लिया है, प्रत्यक्ष विधि ने। ठीक है, इस विधि से अध्यापक विद्यार्थियों का शोषण करते हैं। ध्यान रखना, इस विधि से अध्यापक विद्यार्थियों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। क्योंकि बहुत सी बार क्या क्या अध्यापक बच्चों को नहीं आते तो वहाँ पर मारते पीटते हैं, तो इससे क्या है कि बालकों का शोषण होता है। यह रोचक विधि नहीं है। जो व्याकरण अनुवाद विधि है यह दोस्तों रोचक विधि नहीं है। ठीक है, एक साथ अधिक भाषाओं को सीखने का बंधन होता है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना, जो ये विधि व्याकरण अनुवाद विधि इसमें एक से अधिक भाषाओं का सीखने का बंधन होता है, जबकि प्रत्यक्ष विधि में बंधन नहीं होता है। द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीनतम विधि यही है। ध्यान रखना, द्वितीय भाषा यानी अंग्रेजी भाषा के शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित व प्राचीनतम विधि यही है। अब दोस्तों जो यहाँ से आगे जो इस शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, दोस्त यहाँ तक ही है, ध्यान रखना। द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित व प्राचीनतम विधि कौन सी है, व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि का मुख्य उद्देश्य भाषा कौशल में दक्षता प्रदान करना है। क्या दोस्तों, भाषा कौशल में दक्षता प्रदान करना है। द्वितीय भाषा शिक्षण की स्वयं शिक्षण मालाएं व्याकरण अनुवाद विधि पर आधारित है। ध्यान रखना दोस्तों, जो द्वितीय भाषा जो अंग्रेजी है उसके शिक्षण की स्वयं शिक्षण मालाएं व्याकरण अनुवाद विधि पर आधारित है। ध्यान रखना दोस्तों, जो द्वितीय भाषा का जो शिक्षण है वो स्वयं शिक्षण मालाएं यानी व्याकरण अनुवाद विधि पर ही आधारित है। ध्यान रखना, व्याकरण अनुवाद विधि में सर्वप्रथम द्वितीय भाषा अंग्रेजी के व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। जो व्याकरण अनुवाद विधि है इसमें दोस्तों सर्वप्रथम द्वितीय भाषा के व्याकरण का अनुवाद करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि में पढ़ने व लिखने व भाषा तत्व पर अधिक बल दिया जाता है। किस पर, जो व्याकरण अनुवाद विधि इसमें पढ़ने व लिखने व भाषा तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।